नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये रेतीले राजस्थान की जो राजनीति है और राजनीतिक युद्ध है वो चले ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें लगा कुछ समय चलेगा, अब कुछ और समय हो गया। दरअसल आपको कौन कौन किस किस से लड़ रहा है उसके बारे में भी बता दें तो गहलोत बनाम पायलट, फिर पायलट बनाम स्पीकर, फिर स्पीकर बनाम कोर्ट, फिर कोर्ट केसेस बनाम गवर्नर, फिर गवर्नर बनाम गहलोत। इस सब के बीच में एक अदृश्य हाथ जिसके बारे में समय समय पे बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये जो बनाम लड़ाइयां चल रही हैं उसमें पुलिस वाले भी आपस में लड़ लिए थे पिछले हफ्ते, अगर आपको याद हो, मानेसर के रिजॉर्ट के बाहर। इन सब के बीच में जो सही में कॉन्टेस्ट हो गया है वो है राजनीति बनाम जनता। जनता को क्यों इग्नोर कर दिया गया है? तो आज मुकाबला में जो हम सवाल पूछेंगे वो है ये, रेतीले राजस्थान में अभी भी जारी है तूफान और किस करवट बैठेगा ऊंट, ये हमारा मुख्य सवाल होगा। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं हमारे एक विशेष मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन पायलट की तरफ से वकील और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी। रोहतगी साहब, आपका एनडीटीवी इंडिया में आने का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल, कोर्ट का मामला ही नहीं है ये अक्सर बोला गया है, आपने भी ये बयान सुने होंगे, ये स्पीकर के अधीन आता है मामला, आपकी टिप्पणी? देखिए, ये कहना कि हर मामला हमेशा स्पीकर के अधीन रहेगा, चाहे वो जैसे मर्जी नोटिस जारी कर दे, चाहे वो नोटिस गलत हो या बेबुनियाद हो, ये कहना गलत है। स्पीकर एक ट्राइब्यूनल है, अदालत की तरह है। स्पीकर एक पार्टी का पक्ष नहीं ले सकता। अगर स्पीकर ने ऐसा नोटिस जारी किया है जो कानून के खिलाफ है, बेबुनियाद है, और उस नोटिस का हमें मालूम है कि परिणाम क्या होने वाला है 3 दिन के भीतर, जो नोटिस का टाइम था, ऐसे नोटिस को चुनौती देना हमारा या हमारे क्लाइंट का अख्तियार है और वो चुनौती दी गई है। जी मुकुल जी, अब मैं आपको एक बात जो कि संज्ञान में आई है वो आपके भी संज्ञान में लाना चाहूंगा। 1992 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है, अंग्रेजी में है, मैं पढ़ना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। विद रिगार्ड टू द 10th शेड्यूल, जुडिशियल रिव्यू शुड नॉट कवर एनी स्टेज प्रायर टू मेकिंग ऑफ अ डिसीजन बाय स्पीकर/चेयरमैन एंड नो क्वा टाइमेट एक्शंस आर परमिसिबल, अनकोट। आप तर्जुमा मैं कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि 10वीं अनुसूची के मामले में किसी भी किस्म का जुडिशियल रिव्यू मान्य या बाध्य नहीं होगा जिसमें डिसीजन स्पीकर और चेयरमैन करेंगे, उसमें कोई समय सीमा अदालतें नहीं दे सकती। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जी मुकुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी हाँ, सबसे पहली बात कि जहां तक 1992 का जो आपने फैसला बताया, ये फैसला, इस फैसले पे तवज्जो सिर्फ ये थी कि हाउस के अंदर क्या हो रहा है। अगर हाउस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा हुआ, जैसे कोई क्रॉसओवर कर ले या अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे, ऐसे मुद्दों पे इस फैसले ने अपना गौर किया है और देखा है। हमने जो मुद्दा उठाया है वो ये है कि ये संविधान का जो 10th शेड्यूल है, अगर इसका पैरा नंबर 2 इस तरीके या इस नजरिए से देखा जाए कि अगर कोई एमएलए अपनी आवाज उठाता है अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और अगर ऐसा होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, अगर ऐसा उसका दायरा माना जाएगा, तो ये हिस्सा 10th शेड्यूल का ये अनसंवैधानिक है और इसको हटा दिया जाए। हमने बहुत मूल मुद्दा रेज किया है। अगर हमारा कंटेंशन करेक्ट है कि पैरा 2 में ये गिर ही नहीं सकता, और अगर गिरता है तो पैरा 2 इटसेल्फ असंवैधानिक है। अगर ये है तो स्पीकर को अख्तियार ही नहीं है अपना नोटिस देने का। तो इसलिए ये मुद्दा रेज किया गया। जो आप कह रहे हैं ये नहीं मुकुल जी, हमने कोर्ट के सामने रखा, इसमें हमने जवाब दिया, और कोर्ट ने हम ये अपने ऑर्डर में लिखा है
कि ये बड़ा मूल मुद्दा है, इसका फैसला किया जाएगा। हो जी सकता है मुकुल जो जी, आप कह रहे आर्टिकल हैं, ये जो आप पैरा 21A की जो बात कर रहे हैं, हम जी कह जी, रहे हैं कि 10वीं अगर अनुसूची पैरा का ये टू जो वन ए, पैरा 21A जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ क्या हम कह ये रहे हैं कह आप? रहे हैं कि हाँ अगर पैरा 21A अपने दायरे में एक एमएलए की डिसेंट आउटसाइड द हाउस के चीफ मिनिस्टर को बदला जाए, इसको भी अपने दायरे में अगर लेता है और अपनी सीट खोएगा, तो ये पैरा 21A असंवैधानिक है और इसको संविधान से हटा दिया जाए। अगर हमने ये मूल मुद्दा नहीं, रखा है। लेकिन मुकुल जी अभी अभी तो ये संविधान का हिस्सा है ना। देखिए देखिए, जितने वरिष्ठ वकील हैं या कांग्रेस की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी का संविधान ये है। अब वो गैर कानूनी है, आगे चल के हटेगा, वो एक अलग डिबेट हो गई। लेकिन अभी के ये बात संविधान आप के ठीक कह हिसाब रहे से हैं, इसमें ये पैरा बात आपकी 21A ठीक है। में 10वीं अनुसूची के उसमें ये नहीं, लिखा ये है बात कि आप, एंटी पार्टी एक्टिविटी अगर लोग करेंगे तो वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। यू आर राइट। हमारा कहना है, पहली बात, ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। टू से कि चीफ मिनिस्टर शुड बी रिप्लेस्ड इज नॉट टू से दैट आई हैव लॉस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ कांग्रेस वर्कर, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा कहना है कि इस तरह का डिसेंट आउटसाइड द हाउस, जिसने पार्टी नहीं अटेंड करी किसी होटल में, या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आवाज उठाई और ये कहा कि मैं कांग्रेसी रहूंगा, ये मामला पैरा 2A में आता ही नहीं है। और अगर आता है ऑल्टरनेटिवली तो असंवैधानिक है। लेकिन पहला मुद्दा यह है कि आता ही नहीं है, और अगर आता ही नहीं है तो स्पीकर को अख्तियार ही नहीं है। ये है हमारी हमारी बहस। ये कोर्ट ने, चलिए अब मैं, हाँ जी बोलिए। जी जी मुकुल जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, इसी संदर्भ में एक बात और की जाती है कि अगर यही लॉजिक हम एक और सज्जन पर लगाएं तो वो तो खामखा निपट गए। हम बात कर रहे हैं शरद यादव की, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक रैली अटेंड कर ली, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसका जवाब आप कैसे देंगे? उसका जवाब बड़ा सिंपल है, और उसका जवाब आपने खुद दे दिया। देखिए, कानून में कई ऐसे केस हुए हैं कि एक, समझो, ऑपोजिशन पार्टी का आदमी रूलिंग पार्टी की रैली पे जाता है, या रूलिंग पार्टी का आदमी ऑपोजिशन पार्टी की पे रैली जाता है, और ऑपोजिशन पार्टी के साथ अपना सपोर्ट करता है, या ऑपोजिशन वाला रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है ओपनली कि भाई ये ठीक है। ये तो साफ जाहिर है कि वो आदमी उस पार्टी में रहना ही नहीं चाहता। तो इसलिए मिस्टर शरद यादव जो है, नहीं, लेकिन मुकुल जी, संवैधानिक तौर पर इसका फैसला कौन करेगा? देखिए, ये फैसला करने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या स्पीकर नहीं है? स्पीकर है, लेकिन अगर स्पीकर का नोटिस कंप्लीटली बेबुनियाद है तो कानून हमें रोक नहीं सकता पहले जाने में। ये हमारा कहना है। और हम ये कहते हैं कि जी, अब मैं आपसे ये, जी, जो आपने एग्जाम्पल दिया, एक ऐसा और ठोस आप कुछ कह रहे थे, बताइए। कानून में, और वो एग्जाम्पल है मिस्टर येडुरप्पा का। मिस्टर येडुरप्पा के जो एमएलए थे, 10 साल पहले ये केस हुआ, उन एमएलए ने कहा कि भाई हम बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि येडुरप्पा को हटाया जाए। येडुरप्पा चाहता था कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये मुद्दा कोर्ट के सामने रेज हुआ, और कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई कहे कि चीफ मिनिस्टर हटाया जाए लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, तो इट विल नॉट अमाउंट टू फॉलिंग अंडर पैरा 21A। तो ऑलरेडी ठोस एग्जाम्पल है, यही ठोस एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं। जी, अच्छा, अब देखिए, स्पीकर अपनी तरफ से, मेरे दो एक आध कुछ आखिरी सवाल। स्पीकर अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि मैंने कोई फैसला थोड़ी सुनाया, मैंने तो एक नोटिस दिया है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं डिस्क्वालीफाई, हमने डॉक्टर सीपी जोशी से बात की, उन्होंने कहा मैंने तो ये फैसला कहीं नहीं लिया कि मैं डिस्क्वालीफाई करने जा रहा हूं। मैंने तो बस ये बोला कि आप आकर के अपना पक्ष रखें, वो भी नहीं कर आपके सवाल के दो जवाब हैं। अगर नोटिस कंप्लीटली बेबुनियाद है और पैरा 2A के बाहर है, तो वो नोटिस विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, वो चैलेंज हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, स्पीकर का पक्ष रखना के साहब मैंने तो सिर्फ नोटिस दिया है, ऐसी कौन सी आफत आ गई, ये बिल्कुल गलत है। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। 3 मुद्दे ऐसे हैं जो नोटिस
दिखाते हैं कि जो नोटिस है उसका परिणाम पहले ही तय हो चुका है, वो नोटिस कंप्लीटली मैलिफाइड है और मलिशियस है। और वो 3 मुद्दे ये हैं। 14 तारीख को चीफ विप ने कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंट गई स्पीकर के कक्ष में। स्पीकर साहब वेट कर रहे थे कि जैसे ही आए और मैं अपना तीर चला दूं, उन्होंने 2 घंटे में तीर चला दिया और नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में 3 दिन का टाइम दिया, जब कानून कहता है कि 7 दिन दो या 7 दिन से ज्यादा भी दे सकते हो, बिकॉज स्पीकर इज लाइक ए कोर्ट, अदालत की तरह है। और नोटिस में तीसरा पॉइंट था कि अगर 3 दिन में 1 बजे तक फैसला नहीं किया तो मैं एक तरफा प्रोसीडिंग लूंगा। और चौथी बात, एक एमएलए है जिसका नाम है मदन दिलावर, उस एमएलए ने 4 महीने पहले मार्च में दरखास्त लगाई 6 बीएसपी के एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके। राइट हो या रॉन्ग हो, स्पीकर साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी, आज तक नोटिस जारी नहीं किया। आपने ऐसी कंप्लेंट पे 4 महीने से, ये एक अलग मसला है। और ये कंप्लेंट आते ही 2 घंटे में नोटिस जारी कर दिया। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर एंड देयरफॉर वी वेंट टू कोर्ट कि हमें मालूम है परिणाम परसों क्या होने वाला। न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं मुकुल जी। मेरे आखिरी एक दो सवाल आपसे, न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नर के बारे में भी बात हो रही है कि वो भी सेशन नहीं बुला रहे हैं, उनको भी जल्दी से बुला लेना चाहिए। ना मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गवर्नर जो राज्यपाल बड़ी ऊंचा संवैधानिक ओहदे पे बैठे हैं, वो चीफ मिनिस्टर की बैक एंड कॉल पे नहीं है। अगर वो कहे कल हाउस बुला लो, आज हाउस बुला लो, उनको अख्तियार है सारे मुद्दे देखने का और अपना फैसला लेने का। और एक बात आप और समझ लीजिए, चलिए, अगर आप फिजिकल बुलाएंगे ना, तो मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में हुआ है, ना अदालतें फंक्शन कर रही हैं फिजिकली, मुफस्सिल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम जूम पे ही बहस कर रहे हैं कोर्टों में। तो ऐसी सिचुएशन में 250 आदमी एक कक्ष के अंदर बंद हो जाएं और 200 आदमी बाहर हो जो उनके मुलाजिम हैं असेंबली के, तो कोविड के क्या चांस है? बहुत सारी असेंबली सेशंस चल भी रही हैं मुकुल जी। पुदुचेरी में भी सेशन है, 2-3 जगह और भी असेंबली सेशन शुरू हो गए। आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सेशन हर जगह हो रहे हैं और यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही और कई लोग हैं जो 60-65 की उम्र से ऊपर है। तो आई मीन ये कैसे, आज देखिए, आज भी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कोरोना हो गया है। आई मीन, तो ये कहना कि साहब कल के कल सेशन बुलाओ, ये भी अनजस्ट है। और मैं ये कहता हूं फाइनली, नॉर्मली हमेशा ये होता है कि ऑपोजिशन पार्टी बोलती है कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गिर जाएगी, इन पे मेजोरिटी नहीं है। यहाँ तो ये खुद ही कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं मेरे पास 25-30 आदमी एक्स्ट्रा है। अरे भाई, एक्स्ट्रा है तो आपके पास रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? और अगर जाएंगे तो जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आखिरी सवाल, कुछ सवाल आप पर भी उठ रहे हैं, कांग्रेस के कई नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं कि भाई आप तो प्रो बीजेपी वकील हैं और आप सचिन पायलट की तरफ से अगर पैरवी करेंगे तो इसमें इशारों में बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए। इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कल भी टीवी पे कहा था कि शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर होगा या शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसकी तरफ से मैं पिछले 15-20 साल में पेश नहीं हुआ। और मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया और आज भी आपको दे रहा हूं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस के नेता हैं कर्नाटका में, उनकी बेल करवाई, सुप्रीम कोर्ट तक करवाई और परसों उनके लिए इनकम टैक्स रेड के मुतालिक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने केस किया। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। मैं आप गवर्नमेंट के खिलाफ के हक में करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट का करता हूं, मैंने असम गवर्नमेंट के करे हैं, मैंने उड़ीसा गवर्नमेंट के करे हैं। मतलब एज ए प्रोफेशनल लॉयर। तो साहब, मैं प्रोफेशनल आदमी हूं। ये कहना कि मैं, और ये आपको बता दूं, मैं बीजेपी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, क्योंकि मैंने पीछे थोड़े ऐसे मुकदमे करे जो बीजेपी की हक में नजर आते हैं। आप मुझे भी उसी रंग में पेल रहे हैं। बिल्कुल।
That may not be fair. मुकुल रोहतगी जी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात you, करने sir. के लिए जी। मुकुल रोहतगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने दूसरे खास मेहमान के पास जाना चाहते हैं, कपिल सिब्बल साहब, जो कि अशोक गहलोत की तरफ से आप कोर्ट में आए और आप राज्यसभा के सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी के। सिब्बल साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता नहीं कि आप सुन पाए कि नहीं कि सचिन पायलट की तरफ से जो वकालत कर रहे थे उन्होंने अपना क्या दलील रखी, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कुछ मुख्य पॉइंट, उन्होंने ये बोला कि ये मामला बिल्कुल कोर्ट में जाने लायक है क्योंकि इसमें स्पीकर ने जो रवैया अपनाया है वो एक पक्ष के को फेवर करने के लिए पहुंचा है। इनको कैसे मालूम, इनको कैसे मालूम कि स्पीकर एक तरफिया फैसला करेंगे? मुकुल जी को मालूम है? क्या जज साहब को भी मालूम है? उनका ये कहना है कि 3 दिन में ये जो नोटिस दिया उसकी वजह से। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट है, महाचंद्र प्रसाद की और रवि नायक की, 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां 3 दिन के नोटिस को बहाल किया गया। ये कहा कि ये जो रूल्स हैं ये असेंबली के रूल्स हैं, ये कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है। तो मतलब कि ऐसा है ना, प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक उदाहरण दे दो हिंदुस्तान के इतिहास में, 1992 की जजमेंट के बाद, 1992 की जजमेंट क्योटो होलोवन की हुई, उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में दे दो कि स्पीकर की कार्रवाई को रद्द किया हो या उस पर रोक लगाई हो। इतिहास की बात है, ये तो जजमेंट्स की बात है ना। आपको लगता है सिब्बल साहब, मेरे ख्याल जो 92 के एससी की वर्डिक्ट की आप बात कर रहे हैं वो ये वाला तो नहीं है, विद रिगार्ड टू 10th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू शुड नॉट कवर एनी स्टेज प्रायर टू मेकिंग अ डिसीजन बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल होती है उसका नोटिस लाजमी है कि जिसके खिलाफ फाइल हो उसके पास जाए, ये रूल्स में लिखा है, और उसको फिर मौका दिया जाता है कि उसका जवाब दे। और जब ये नोटिस गया तो इन्होंने तुरंत रिट फाइल कर दी, और उस जजमेंट में ये लिखा है कि जब तक स्पीकर फैसला नहीं करेगा कोई अदालत उस पर रोक नहीं लगा सकती, कोई भी अदालत उस पर रोक नहीं लगा सकती। ये उस जजमेंट में लिखा। क्यों नहीं रोक लगा सकती? आपका कहना है कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें रोक क्यों नहीं लगा सकती ये भी लिखा है कि स्पीकर जी जो कार्रवाई है जब से नोटिस इश्यू हो और जब तक वो फैसला नहीं कहे, वो कार्रवाई हाउस के अंदर गिनी जाएगी, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 के तहत, कि वो कार्रवाई असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, उस पर कोई रोक नहीं लग सकता। लेकिन जब स्पीकर फैसला करेगा उसके ऊपर 4 ग्राउंड्स पे उसका फैसला रद्द हो सकता है, बट फैसला करने के बाद, उससे पहले नहीं। और वो 4 ग्राउंड्स हैं कि वो मैनाफाइड है, से पहले नहीं। लेकिन सिब्बल साहब, फैसले से पहले इस बात को आप किस तरीके से देखेंगे सिब्बल साहब, कि उनका यह कहना है कि ये कोई भी फैसला जब सत्र चल रहा था उस समय नहीं हुआ है। एक होटल में मीटिंग हुई सीएलपी की, एक चीफ मिनिस्टर के आवास पर मीटिंग हुई और उस पर स्पीकर ने एक नोटिस दे दिया। तो जब सत्र सेशन में नहीं है तो फिर आप नोटिस कैसे दे सकते हैं? इस दलील का आप जवाब कैसे दें? पहले तो आप नोटिस पे टिप्पणी कर नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहती, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है। पहली दूसरी बात, आपने नोटिस पढ़ा ही नहीं। उसके नोटिस में केवल ये नहीं लिखा, उस नोटिस में लिखा है कि इनके लोगों ने जाकर आज तक से बात की, CNN, IBN से बात की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो, और जो सरकार है वो अपनी जो अपनी भूमिका है वो खो चुकी है राजस्थान में, इनके लोगों ने कहा है। ये सारा नोटिस में लिखा हुआ है कि ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने ना तो नोटिस पढ़ा है, ना नोटिस की बात आपको बताते हैं, ना आपको कानून की बात बताते हैं कि नोटिस जाने के बाद कोई कार्रवाई कोई कोर्ट कर ही नहीं सकता। ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा है क्योटो। तो ये कहना कि ये नोटिस बेबुनियाद है, ये अपने आप में बेबुनियाद बात है।
आप कह ही नहीं सकते कि हाँ। नोटिस बेबुनियाद है। क्यों? नहीं, नोटिस का मुझे फैसला सिब्बल साहब ये तो अभी- बताइए। हाँ, मुझे सिब्बल साहब ये बताइए, एक सवाल था शरद यादव के ऊपर भी कि वो एक रैली अटेंड किए, इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, और हाँ। यहां पर एक दलील ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं सचिन पायलट, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो आपको कहता लगता है हूं, अगर विरोधाभास कायनी है? कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो सवाल उठता ही है कि हरियाणा में क्यों बैठे हुए हैं, होटल में क्यों बैठे हुए हैं। जब वो कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का सदस्य हूं, मैं कांग्रेस छोड़ नहीं रहा, तो जब कांग्रेस कहती है उनको कि भैया आके अपनी अब बात बताओ, आप बातचीत करो, आपको नाराजगी क्या है, तो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे अगर कांग्रेस नहीं छोड़ रहे तो नहीं, हरियाणा मैं में अगर आपको बताऊं, होटल कुछ में बीजेपी नेताओं से बात हुई, जी कुछ लोगों से बात हुई सिब्बल साहब, मैं उस पर आपका ओपिनियन चाहता हूं। उनका यह कहना है कि सिर्फ इसलिए कि एक आदमी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा, ये उसका एक नाराजगी दिखाने का एक जरिया भी हो सकता है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया है। ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड्स कैसे बन फिर वही सकता है? बात, फिर अगर कोई वही बात, खफा है तो इस वजह से किसने उसको कहा बर्खास्त कि कैसे कर दिया जाए? बात देखिए, किसने कहा कि यही एक मुद्दा है? अरे भैया, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी मुझे बुलाती है कि भैया मुझे नाराजगी है, चलिए कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, कांग्रेस पार्टी मुझे बुलाती है कि आप आइए, एक बहुत जरूरी हमने फैसले करने हैं। मैं नहीं जाता, 13 जुलाई को नहीं जाता। फिर 14 जुलाई को फिर बुलाया जाता है कि साहब आप जरूर आइए क्योंकि इसमें चर्चा करनी है, कई बातों की चर्चा करनी है। नहीं जाता। फिर जो चीफ विप है वो कहता है कि साहब आपको आना चाहिए, आपकी आप मीडिया में तो बातें कर रहे हो, आपके जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं 18 लोग, वो मीडिया में तो बयानबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? आप तो कहते हो आप कांग्रेस के सदस्य हो, और आपको नाराजगी क्या है? क्या आपको नाराजगी है कि 25 साल की उम्र में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? ये आपको नाराजगी लगती है? उसके बाद 2004 से 2009 तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिर 2008 में मिनिस्टर बन गए, हमारी सरकार में मिनिस्टर बन गए। 2009 के बाद तो मेरे अधीन मेरी मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो 2009 से 14 तक मिनिस्टर रहे, 30-32 साल की उम्र में। उसके बाद 2014 का चुनाव हक नहीं मिला, काम नहीं करने दिया, गहलोत जी काम नहीं करने दे रहे थे, ये कुछ आरोप थे। सुन लीजिए, 2014 में चुनाव हार गए। जी जी फिर राजस्थान के चुनाव हुए, फिर उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन भी गए, उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट भी बन गए, और साथ में 5 पोर्टफोलियो भी संभाल लिया। अब मैं मानता हूं कि कांग्रेस के इतिहास में इतना किसी को कभी तक नहीं मिला। अब ये तो आके बताएं कि नाराजगी क्या है, और अगर नहीं भी आते कोई बात नहीं, तो हरियाणा में क्यों जाकर बैठे हैं? अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखें, विधायक जो है वहां है, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखें। एक बीजेपी की सरकार की अच्छा सिब्बल साहब, मैं आपसे सवाल पूछूं, देखिए इसमें एक लीगल पॉइंट ये है सिब्बल साहब, लीगल पॉइंट ये है कि आप ये साबित कैसे करेंगे कि वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं? अक्सर ये आरोप लगा है कि बीजेपी का अदृश्य हाथ है पीछे से, लेकिन कानूनी रूप से ये साबित कैसे होगा? मुश्किल तो बात यह है ना कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि स्पीकर ने फैसला कर लिया कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है, और स्पीकर और जो एप्लीकेंट है जिसने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन लगाई है उसके पास कोई और सबूत नहीं है, ये आपको कैसे मालूम? मुझे आप बताइए। अरे भाई, अभी तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई, अभी तो नोटिस ही हुआ है। वो आकर कहेंगे कि साहब हम तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हमने तो कभी ऐसा बयान ही नहीं दिया। और अगर वहां के जो चीफ विप है कांग्रेस पार्टी का, जिसने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की है, वो बताएगा साहब ये हमारे पास सबूत हैं, ये बातें हैं। नहीं बताएगा तो स्पीकर कहेगा कि साहब बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन मैं रद्द करता हूं। बताएगा, और अगर उसका जवाब नहीं होगा तो मामला अपना जा फैसला सकता है लेगा, सिब्बल वो साहब, अपना फैसला लेगा। और क्या प्रारूप होगा? क्या मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जाता दिख रहा है, वो क्या प्रारूप लेगा? आप राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ क्या दलील रखेंगे? पहले सुप्रीम कोर्ट का मामला जाता दिख रहा है, अगली बात है, पहले आप कानून की बात समझिए। मैंने ये बोला ना, 1992
की जजमेंट है, 5 जजेस की जजमेंट है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि स्पीकर के डिसीजन से पहले कोई जी। कार्रवाई हो नहीं सकती। 1992 से लेकर 2020 तक 28 साल में कोई ऐसा कानून का फैसला नहीं आया, कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया कि दखल अंदाजी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बात। जहां तक एविडेंस की बात है, वो एविडेंस तो अभी सामने आई नहीं, ना कोर्ट को मालूम है, ना इनको मालूम है, ना किसी और को मालूम है, ना उसमें कोई दखल अंदाजी कर सकता है, ना उसमें कोई बयानबाजी कर सकता है। तो वो एविडेंस तो अभी आएगी ना। अब जहां तक गवर्नर सत्र नहीं बुला रहे हैं, थोड़ी देरी कर रहे हैं, इसमें कोई लीगल दांवपेच देख सकते हैं आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का वो भी फैसला है। वो नबम टुकी के केस में मैंने ही बहस की थी, आंध्र प्रदेश के केस में। ये जो क्योटो होलोहन का जो फैसला है, उसमें भी मैंने बहस की थी 1992 में। नैरिमैन साहब और मैं दोनों वकील थे उसमें। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश नबम टुकी का फैसला है कि जो राज्यपाल का है उसको कोई डिस्क्रेशन नहीं है कि अगर सत्र, कैबिनेट कहता है कि आप सत्र बुलाइए, तो वो नहीं कह सकता कि मैं सत्र नहीं बुलाऊंगा। कैसे कह सकता है? उसका क्या अधिकार है? He acts on the aid and advice of the Council of Ministers. That's वो the कह role रहे of हैं the वो governor. कानूनी दांवपेच देख रहे हैं। उनकी कौन सा स्टेटमेंट में कानूनी ये था मैंने कि जिस तरीके के बयान अशोक गहलोत दे रहे हैं। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद सवाल कीजिए। कानूनी बयान तो इसमें कोई हो नहीं सकता। मैं सत्र बुलाना चाहता हूं, इसमें कानून की क्या बात है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं सत्र बुला सकता हूं और उनको सत्र बुलाना पड़ेगा। इसमें कानून की क्या बात है? कानूनी की बात क्या, मुझे ये बताइए, कौन कह सकता है इसमें कोई कानूनी दांवपेच है? ठीक है, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं सिब्बल साहब, ये तो गवर्नर साहब का कहना है कि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि लाख लोग बुला लिए जाएंगे। नहीं, कुछ कौन सी कानूनी बात है उसमें? भाई सत्र में तो लेजिस्लेटर्स ही एंटर करेंगे, कोई और एंटर कर ही नहीं सकता। विधायक तो वही आ सकते हैं और कोई तीसरा आदमी आ नहीं सकता। ठीक है ना? तो गवर्नर साहब बताए तो उसी के, इसमें कौन सी बड़ी कानूनी बात है? हमने भी तो 45 साल कोर्ट्स में प्रैक्टिस किया। हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि गवर्नर साहब कहेंगे कि भाई अभी तो आपने कहा सत्र बुलाता हूं। ऐसे तो बजट पास नहीं होगा अगर कोई कहे कि मैं सत्र नहीं बुलाता। 21 दिन का टाइम पीरियड कहते हैं वो सिब्बल साहब, उनका कहना है 21 दिन का समय तो दीजिए सोचने के लिए। वो तो संविधान में नहीं लिखा कि 21 दिन का समय, वो तो रूल्स में है ना। कल को अगर कोई कल को पेंडेमिक हो जाए और कल कोई ऐसा हादसा हो जाए और सत्र बुलाना पड़े, तो गवर्नर कहेगा कि मैं 21 दिन का इंतजार करूंगा? यह फैसला गवर्नर करेगा? अरे सरकार ने चलानी है ना, चीफ मिनिस्टर ने चलानी है, गवर्नर ने तो नहीं चलानी। तो अगर सरकार तभी चलेगी या सत्र बुलाया जाएगा जी। और इनको क्या तकलीफ है सत्र बुलाने की? अगर यही कह रहे थे, आपको याद होगा कि इन्होंने ही बयान दिया था, ये जो हरियाणा में बैठे हुए हैं सचिन जी के पास, यही कह रहे थे कि भाई सत्र जल्दी से बुलाओ, हम ट्रस्ट वोट कराना चाहते हैं। तो जब वो खुद कह रहे थे, तो जब चीफ मिनिस्टर सत्र बुलाना चाहते हैं, तो अब तकलीफ क्यों है? क्योंकि इसलिए तकलीफ है, ये चाहते हैं कि 1 महीना और बीत जाए। गवर्नर साहब 21 दिन और देना चाहते हैं कि 10 लोग और खरीद लिए जाए। ये पैसों का खेल है, ये असंवैधानिक बड़ा आरोप है सिब्बल साहब। हाँ, ये असंवैधानिक इसका कोई तथ्य है या ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे की बात ही नहीं है। ये तो कौन कहीं जाकर बैठेगा? ये तो हम देख चुके हैं, ये तो हम कर्नाटका में देख चुके, उत्तराखंड में देख चुके, मणिपुर में देख चुके। भाई मणिपुर में एक बंदे ने जाकर, जो हमारी पार्टी से जो चुना गया, वो मिनिस्टर बन गया, आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो 3 साल बीत गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जाके उसकी मिनिस्ट्री रद्द की। उसको बोला कि तू इस असेंबली में जा नहीं सकता। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में भी जो डिफेक्टर थे, सारे तो मंत्री बन गए। तो खेल किसका है? खेल तो राजनीति है ना, कि मुझे कोई पद दे दोगे या कुछ और दे दोगे तो फिर मैं ठीक है, मैं डिफेक्ट कर जाऊंगा। ये तो देखो, राजनीति में कोई आज कोई प्रिंसिपल्स नहीं रहे, कोई नीति नहीं है कोई। यहाँ किस तरह से सत्ता पाई जाए, सरकारें गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें गिराई जाएं, ये खेल है राजनीति में। और इसमें राज्यपाल भी शामिल है, इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, इसमें हरियाणा के लोग भी शामिल हैं, और इसके सीआरपीएफ भी शामिल है, और पुलिस भी शामिल है, जो उनकी रखवाली कर रही है हरियाणा के होटल में।
आप देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग हैं, आप भी जानते हो असलियत। आप सवाल इसलिए पूछते हो ताकि दोनों पक्ष सामने आ जाएं, लेकिन असलियत देश की जनता जानती है, आप भी जानते हो। ठीक है सिब्बल साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया और बहुत सारे आरोप भी लगाते लगाते आप चले गए हैं। अब इस पर एक अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी, उसको किसी और दिन के लिए रखते हैं। सिब्बल साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मुकाबला में। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे राजस्थान के जो नए कांग्रेस के जो चीफ हैं उनसे, डोटासरा साहब से, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राजौरिया से। मुकाबला जारी रहेगा। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर मनोज राजौरिया और गोविंद सिंह डोटासरा। आप प्रेसिडेंट हैं राजस्थान कांग्रेस के और डॉक्टर राजौरिया बीजेपी के सांसद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डोटासरा साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमने अभी कपिल सिब्बल साहब को भी सुना, हमने मुकुल रोहतगी साहब को भी सुना, हम लगातार बयान सुन रहे हैं लोगों के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस सब के बीच में कभी किसी ने बैठ करके, कभी आपके मन में ये चीज आती है कि राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार पूरी एक होटल में है, ये भी एक दिक्कत है। असली डिबेट तो ये होनी चाहिए। देखिए, जो कोरोना जब आया देश में तो प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाने में व्यस्त थे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उन्होंने बंद नहीं किया। अगर उस वक्त कर देते, ध्यान दे लेते और मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त नहीं होते तो आज देश की स्थिति दूसरी होती। दूसरा, राजस्थान में जो कोरोना की बात है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अपने वीसी में ये कहा है कि राजस्थान जिस तरीके से कोरोना के लिए काम कर रहा है, सभी स्टेट्स को एग्जाम्पल मान करके राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरह काम करना चाहिए। तो जो राजस्थान की कोरोना के मामले में स्थिति है वो पूरे देश में अन्य राज्यों से कहीं बेहतर है। नहीं, पर ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने देखो हमारा काम को सराहा, दूसरी तरफ आप ये भी बोलते हैं कि वो हमारी सरकार गिरा रहे हैं? या कहीं आप ये तो नहीं बोल रहे इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए वो गिरा रहे हैं? आप देख लीजिए ना, तो आप देख लीजिए कहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार की संरक्षण में हमारे लोगों को उन्होंने कैद कर रखा है, किस तरीके से बहला रखा है उनको। आप राज्यपाल महामहिम को जो आज तक होता आया है उससे विपरीत वो उस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए 12वीं विधानसभा में 2 सत्र ऐसे थे, 8वां और 10वां, जो 21 दिन से कम के नोटिस में बुलाए गए थे। 13वीं विधानसभा में 7 ऐसे सत्र थे जो शॉर्ट नोटिस पे बुलाए गए थे। 14वीं में 1/3 जो सत्र था वो था। अभी 15वीं में 4 बुलाए गए, 5वें की हमने दिया है बुलाने के लिए। चारों के चारों जी, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए आपको गवर्नर नहीं पसंद क्योंकि आप ये कहते हैं कि वो पक्षपाती रवैया है, और उनका कहना है उनको स्पीकर नहीं पसंद क्योंकि स्पीकर का पक्षपाती रवैया है। तो ये तो रघुकुल रीत की तरह हो गया है, सदा चली आ रही है हर स्टेट में। हमें राज्यपाल पसंद है, तभी हम जाकर के कल रिक्वेस्ट करके आए थे उनसे समय लेकर के कि आप संवैधानिक दायित्वों को निभाइए और आप जो कैबिनेट का जो डिसीजन है, जो रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर आप राजस्थान का विधानसभा का सत्र बुलाइए। और स्पीकर किसके पसंद नहीं है? निर्विरोध स्पीकर बनाया था सीपी जोशी जी को बीजेपी और हमने सबने बनाया था और आराम से सबसे बढ़िया विधानसभा चली है। आज तक के इतिहास में इतनी शानदार विधानसभा के सत्र चले हैं आपके हिसाब से? नहीं, क्यों? मैं डॉक्टर राजौरिया से पूछ लूं। डॉक्टर राजौरिया, ये एक अजीब सी स्थिति होती है। संकेत, वो कह रहे, ये आपने सुना, देखिए डोटासरा जी का कहना है कि क्या किया स्पीकर ने। आप स्पीकर को कांग्रेसी एजेंट कहते हैं, वो गवर्नर को बीजेपी। संकेत, मैं डोटासरा जी की पूरी बात सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं डोटासरा जी को बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रधानमंत्री जी का नाम लिया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थे, मुझे लगता है कि आप राजस्थान के नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए आपका इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि आपने एक निंदनीय कार्य किया है और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्षमा के आप पात्र हैं। अगर आपका बड़ा दिल हो तो आपको प्रधानमंत्री जी से क्षमा मांगनी चाहिए।
दूसरी चीज, आपने जो बड़ा आरोप लगाया है कि आप कोरोना में अच्छा काम कर रहे थे, निश्चित रूप से मैं भी राजस्थान का ही सांसद हूँ। हमने मुख्यमंत्री जी के साथ वीसी में भी भाग लिया, हमने पूरे जिलों के अंदर सक्रिय रूप से काम किया। प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपका कोरोना वॉरियर्स का और राजस्थान सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो इसकी गलती कौन सी कर दी? प्रधानमंत्री जी अच्छे काम को अच्छा बोलते हैं, जो कमियां होती है उसके लिए सुधारने का प्रयत्न करते हैं। नेगेटिव अप्रोच नहीं, आपने खुद ने स्वीकार किया कि इन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कोरोना के लिए आपके लिए मॉनिटरिंग कर रहे थे, आपसे वीसी कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ आप उन पे संगीन आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोपों से ही मनमुटाव और गंदगी पैदा होती है। ये आरोप लगाने का काम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं, लेकिन डॉक्टर राजौरिया, एक मुख्य सवाल ये पूछ लिया जाए यहां पर। डॉक्टर राजौरिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर असेंबली सेशन बुलाना चाहते थे, कि बोमई जजमेंट साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी सरकार पर अगर संकट के बादल मंडरा रहे हो तो उसका टेस्ट कहां होगा? फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो असेंबली सेशन क्यों ना बुला लिया जाए? संकेत, मैं आपकी पूरी बात का जवाब देना चाहता था। मैंने डोटासरा जी की पूरी बात सुनी है, इस विषय पर भी मानना चाहता था, क्योंकि ये राज्यपाल तक गए थे। इन्होंने खुद ने बोला कि राज्यपाल हमारी पसंद है, स्पीकर सबकी पसंद है। बिल्कुल, दोनों संवैधानिक पद है और दोनों सबकी पसंद होनी चाहिए जब भी देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहती है। और मैं इनकी एक बात से जो कहा कि राज्यपाल के व्यवहार की, फिर आपको स्पीकर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए? फिर बीजेपी स्पीकर पर आरोप क्यों लगाती है? संकेत, हम कोई आरोप की राजनीति नहीं करते, ना आरोप लगाया। संकेत, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी का आपने उनका व्यवहार अच्छा देखिए कि उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा, उन्होंने समय के साथ में सभी विधायक जो उनसे मिलना चाहते थे इस कोरोना की परिस्थिति में सबको समय दिया, सबको राजभवन सम्मान पूर्वक बनाया। और जैसा व्यवहार कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर किया, जो नारेबाजी की, और जैसा एक अजीब सा दृश्य, एक बड़ा शर्मनाक दृश्य वहां प्रस्तुत हुआ, ऐसा नहीं डॉक्टर राजौरिया, इसमें मैंने कल अशोक गहलोत का एक बयान सुना था। डोटासरा जी, अशोक गहलोत का ये कहना है कि ये तो बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत भी कर चुके हैं। मेरी बात सुनिए संकेत जी, नारेबाजी करना साथ में ही जब मैटर सब जुडिशियल था और 2 दिन इंतजार करने का था। आप हमारे डोटासरा जी यहाँ मंत्री भी रहे हैं और ये जानते होंगे कि जब कैबिनेट प्रस्ताव भेजती तो एक के बाद में दूसरी बार तो गवर्नर को सत्र बुलाना ही होता है। और शॉर्ट नोटिस पे अगर कोई क्वेरीज होती है गवर्नर की कोई, क्योंकि उन्होंने लीगल डोटासरा जी आप जवाब दे दें जी, उस नेगेटिव में इनको जल्दबाजी क्या थी? डोटासरा जी का जवाब, आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते गवर्नर के एकदम दरवाजे पे खड़े होकर के कि अभी बुलाओ अभी बुलाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 दिन तक हमने वेट किया है। उसके बाद में हम पूछने गए थे कि भाई क्या है, आप ये एमएलए चाहते हैं, कैबिनेट चाहती है, आप क्यों नहीं बुलाना चाहते? तो उनका जो क्वेरीज हैं वो आप सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कोई ऐसा राज्यपाल नहीं होगा पूरे देश में, किसी भी स्टेट में, वो ये कह रहे हैं कि आप क्या क्या चर्चा करेंगे वहां पर। एक तो ये बताइए, जो राज्यपाल को राइट नहीं है कि वो ये पूछ लें। दूसरा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये विधायक हैं उनके साथ आप क्या बर्ताव करेंगे, स्पीकर क्या बर्ताव करेगा, बताइए, उनको बताएं कि स्पीकर अपना रोल क्या करेगा। तीसरा, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट में उस नोटिस का मामला है, किसी भी सत्र को बुलाने या नहीं बुलाने का कोई मामला नहीं है। तो मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की क्वेरीज करना, आप बताइए जो ठीक है। मैं डॉक्टर राजौरिया से पूछूं, डॉक्टर राजौरिया, ये बात एक बात मेरे मन में भी खटक रही थी जो अभी डोटासरा जी बोल रहे हैं। डॉक्टर राजौरिया, जाते जाते एक सवाल आपसे पूछ लूं। उनका ये कहना था कि जब कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि उसके पास नंबर हैं तो फिर सत्र बुलाने की क्या जरूरत है, ऐसा उनका लिखित स्टेटमेंट आया है। अब ये कैसी अजीब सी बात हो गई? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर उनका इन सत्र बुलाने इनका अधिकार है, कैबिनेट का अधिकार है। राज्यपाल महोदय जी ने अगर कुछ क्वेरीज किया, उसमें कहा कि जो विधायक आना चाहते हैं उनकी सुरक्षा का क्या है, क्योंकि जो माहौल गवर्नर हाउस में बनाया गया, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लाखों की संख्या में 8 करोड़ जनता या गवर्नर हाउस का घेराव करेगी, इनकी सुरक्षा है। ऐसे माहौल जब पैदा किया तो जो 19 विधायक अपने आप को बचाकर दिल्ली के अंदर या जहां भी उनको उचित लगता है वहां वो बैठे हैं और वो वीडियो जारी कर रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने भी, कोई भी नहीं, हम अपनी मर्जी से, ये ऐसा सुरक्षा चाहिए, तूफान है जो कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां 2 दिन बाद डॉक्टर राजौरिया और डोटासरा जी,
संकेत जी। नहीं दो नहीं नहीं, दिन लेकिन बाद बात कोर्ट दूसरी है, करने बात वाला अभी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई कि कैसे गवर्नर रोक सकता है। जी, नहीं, सुप्रीम रोका कोर्ट में नहीं, भी ये मामला किसने जा रहा कहा? है। जी, ये डॉक्टर झूठे राजौरिया और आरोप है, डोटासरा जी, मेरे पास गवर्नर ने समय, रोका नहीं है। हाँ ये बात भी सही है कि गवर्नर ने उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं बुलाना चाहता, लेकिन एक डिले हो रहा है जिसके ऊपर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। डोटासरा जी और डॉक्टर राजौरिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे से मुकाबला के इस भाग में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए। ये पैसों का खेल है, ये अरे ये तो असंवैधानिक बड़ा खेल आरोप है सिब्बल साहब, हाँ, ये इसका कोई असंवैधानिक तथ्य है खेल या है। ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे की बात ही नहीं है। ये तो कौन कहीं जाकर बैठेगा, ये तो हम देख चुके हैं। ये तो हम कर्नाटका में देख चुके, उत्तराखंड में देख चुके, मणिपुर में देख चुके। ये तो देखो, राजनीति में कोई आज कोई चलिए। प्रिंसिपल्स नहीं रहे, कोई नीति नहीं है कोई यहाँ किस तरह से सत्ता पाई जाए, सरकारें गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें गिराई जाएं, ये खेल है राजनीति में। और इसमें राज्यपाल भी शामिल है, इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, इसमें हरियाणा के लोग भी शामिल हैं, और इसके सीआरपीएफ भी शामिल है, और पुलिस भी शामिल है जो उनकी रखवाली कर रही है हरियाणा के होटल में। आज भी सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही, और कई कई लोग हैं जो 60-65 की उम्र से आपकी बात ऊपर सही है। है। तो आई मीन ये कैसे आज देखिए, आज भी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कोरोना हो गया है। आई मीन तो ये कहना कि साहब कल के कल सेशन बुलाओ, हाँ। ये भी अनजस्ट है। और मैं ये कहता हूं फाइनली, नॉर्मली हमेशा अच्छा। ये होता है कि ऑपोजिशन पार्टी बोलती है कि आप फ्लो टेस्ट कराइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गिर जाएगी, इन पे मेजोरिटी नहीं है। हाँ। यहाँ तो ये खुद ही कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं मेरे पास 25-30 आदमी एक्स्ट्रा है। अरे भाई एक्स्ट्रा है तो आपके पास रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? और अगर हाँ। जाएंगे तो जाएंगे,